हेलो वीवर्स, जय माता दी। आज हम कुंडली के पंचम हाउस की आपसे बात करेंगे। पंचम हाउस जो होता है वो हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का बारे में बताता है। और पंचम हाउस जो है हमारी संतान का हाउस है। पंचम हाउस से हम अपनी बुद्धि का भी विचार करते हैं। पंचम हाउस जो है इतना इम्पोर्टेंट हाउस है कि इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम। पंचम हाउस जो है हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का बैंक बैलेंस है। जैसे हम अपनी आमदनी का कुछ भाग बचा बचा करके अपने खाते में डालते हैं, बैंक अकाउंट में डालते हैं, और अपनी छोटी छोटी सेविंग को उसमें जमा करते जाते हैं, बचत को जमा करते जाते हैं। ठीक उसी तरीके से पंचम हाउस जो है वो हमारे पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का की जमा पूंजी है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें इस जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। अब ये बात निकल के आती है कि चलो हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं या नहीं किए हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो एक कोरी भ्रांति हो गई। लेकिन दोस्तों, मेरी बात को आप सही मानना कि पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्म आपके इस जन्म में आपके आपका मार्ग जो है प्रशस्त करते हैं। और वो अच्छे कर्म आपका जो है अच्छे फल आपको इस जन्म में कब देंगे? जब आपको पंचम हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है। जब भी इस जन्म में आपको पंचमेश की दशा, अंतरदशा से जब आप गुजरेंगे तो आपको अपने पंचम हाउस की जो है एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसको एक्टिव करना पड़ेगा। पंचम हाउस से जुड़े हुए कर्मों को आपको अपने इस जीवन में करना पड़ेगा, और उन कर्मों के करने से आपका पंचम हाउस जो है एक्टिव हो जाएगा। और पंचम हाउस के एक्टिव होने के बाद फिर आपको पंचम हाउस का आपको अच्छे फल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। या दूसरी भाषा में ऐसे समझो कि हमारा कोई बैंक बैलेंस था, और बैंक रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है, यानी कि जो उस भाव में, उस कुंडली में जो ग्रह बैठा है, उसको आप बैंक रिलेशनशिप मैनेजर समझ लो कि वो जो ग्रह बैठा है वो हमारा बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर है, जो हमारे अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पंचम हाउस में बैठा। दोस्तों, ये जो पंचम हाउस है ये इतना महत्वपूर्ण हाउस है। अगर आपने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको संतति अच्छी मिलती है, सदाचार वाली संतति मिलती है, अच्छे गुणों वाली संतति मिलती है, सेवा भाव वाली संतति मिलती है, माता पिताओं का और अपने बड़े बुजुर्गों का कहना मानने वाली संतति मिलती है। अगर आपकी संतान अगर आपकी संतान आपका कहा नहीं मानती है, या आपकी संतान आपके बताए हुए आचरणों का अनुशासन नहीं करती है, निर्देशों का अनुशासन नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जरूर मानिए कि आपके पंचम हाउस में कहीं ना कोई दिक्कत है। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर पंचम हाउस में बैठे ग्रह की दशा भी अगर आपको चल रही है फिर भी आपको उसके अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो पंचम हाउस के ऊपर किसी नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा है। अगर वास्तव में पंचम हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा में अगर किसी नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तब भी आपको उस भाव से अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। दोस्तों, हमारी माँ बहनों के जो संतान उत्पत्ति में वो प्रॉब्लम उनको फेस आती है, संतान हो ही नहीं पाती है, मिसकैरेज हो जाता है,
तो इसका भी कहीं ना कहीं पंचम हाउस से लिंक है, पंचम हाउस में बैठे हुए ग्रह से लिंक है। पंचम हाउस पे जो ग्रह अपना दृष्टि गोचर कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है, उससे कहीं ना कुछ लिंक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि संतान उत्पत्ति के लिए हमको केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 भावों का होना, एक्टिव होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। पहला हाउस सेकंड हाउस, दूसरा हाउस पंचम हाउस और तीसरा हाउस 11वां हाउस। ये सेकंड हाउस जो है वो हमारे कुटुंब का हाउस होता है, हमारी फैमिली का हाउस होता है। हमारे परिवार में, हमारे घर गृहस्थी में एक कोई नए मेहमान को जुड़ने का जो काम करता है वो सेकंड हाउस करता है। तो आपको अगर जब बच्चा लेडीज कंसीव करती है या कंसीव करने के बारे में सोचती है तो सेकंड हाउस का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी पंचम हाउस ऑलरेडी संतान का हाउस है, हमारी संतति देने वाला हाउस है। दूसरा जो 11वां हाउस है 11वां हाउस जो है हमारी विषयों को फिलफिल करने वाला हाउस है, हमारी डिजायर को, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हाउस है। अगर आपका सेकंड हाउस, पंचम हाउस और 11वां हाउस एक्टिव है तो आपको संतान उत्पत्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका सेकंड हाउस, पंचम हाउस और 11वां हाउस एक्टिव नहीं है तो आपको संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, कुछ हमारी बांझ राशि होती हैं। बांझ राशि कौन कौन सी होती हैं? तीसरी राशि मिथुन राशि बांझ राशि होती है, सिंह राशि पंचम जो राशि है वो बांझ राशि होती है, और कन्या राशि वर्गो 6 नंबर की राशि जो है ये हमारी बांझ राशियां हैं। अगर आपका दशा में एक्टिव जो अभी आपको दशा अंतरदशा जिस प्लैनेट की चल रही है या संतान देने वाला जो ग्रह है, अगर वो इन 3 राशियों में कहीं बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको संतान उत्पत्ति में जरूर प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, जिस ग्रह की आपको दशा चल रही है और वो पंचम हाउस, सेकंड हाउस और 11वें घर से संबंधित है, लेकिन उसका नक्षत्र स्वामी जो है वो भी अगर इन 3 राशियों से कहीं ना कहीं संबंध बनाता है, जो हमारी बंजर राशियां हैं, बांझ राशियां हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम फेस करता है। अगर आपका दशा वाला प्लैनेट यानी कस्पल सब लॉर्ड जिसकी दशा आपको चल रही है, अगर वो बंजर राशि में बैठा है और उसका एनएल यानी कि उसका नक्षत्र स्वामी बंजर राशि में नहीं बैठा है तो ये मेडिकल इंटरवेंस की तरफ इशारा करता है। यानी कि आपको जो संतति होगी वो मेडिकल इंटरवेंस जैसे आईवीएफ के थ्रू संतान उत्पत्ति की संभावना है। अगर आपका कस्पल सब लॉर्ड यानी कि पंचम, जो भी पंचम हाउस या सेकंड हाउस या 11वां हाउस या संतान देने वाला हाउस से संबंधित ग्रह अगर इन राशियों में नहीं बैठा है लेकिन उसका नक्षत्र स्वामी इस राशियों में बैठा है, वो एक गंभीर मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ इशारा करता है। अगर आपका संतान उत्पत्ति देने वाला ग्रह और उसका नक्षत्र स्वामी दोनों ही अगर इन पर्टिकुलर राशियों के अंदर बैठे हैं तो दोस्तों ये जो है संतान उत्पत्ति को टोटली डिनाई कर देता है। ये संतान उत्पत्ति के बारे में बोलता है कि आपको सोचना ही नहीं चाहिए, आपको जो है आप कोई बच्चा एडॉप्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक वाली एक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि बच्चा को कंसीव करना किसी भी गृहिणी के लिए, किसी भी बहन के लिए, किसी भी बेटे के लिए बहुत ही एक आनंददायक पल होता है।
और ऐसे में उसको ये एक्सप्लेन करना कि आप का जो है कस्मल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड दोनों ही बांझ राशि में बैठे हैं और आपको संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये बताना भी अपने आप में स्वयं को कष्ट देने के जैसा है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी माँ, बेटी, बहन या आपको स्वयं आपके फैमिली में कोई संतान उत्पत्ति के लिए कोई संयोग नहीं बन रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली की विवेचना कराइएगा, उसको जांचिएगा, परखिएगा, उससे संबंधित जो भी उपाय है उनको करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम संतान तो चाहते हैं और हमारा प्लैनेट भी हमको संतान उत्पत्ति देने के लिए सारी की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है, लेकिन उसकी दशा एक्टिव नहीं है। तो कैसे उसको हमको एक्टिव करना है, क्योंकि दशा तो हो सकता है उसकी 10 साल के 20 साल के बाद आए, लेकिन हमको संतान उत्पत्ति अभी कंसीव करना है, हमको संतान अभी चाहिए, तो उसको किस तरह से एक्टिव करना है, किस तरह से उसको अपने जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट देने के लिए लेके आना है। तो इसके लिए उससे संबंधित जो भी उपाय होते हैं वो आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी पंडित जी से आप ये जान सकते हैं। जय माता दी।